हाय फ्रेंड्स। इंडियन पॉलिटी काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है यूपीएससी का और स्टेट सर्विसेज के एग्ज़ाम्स का। इसलिए आज हम एक नई सीरीज जो कि इंडियन पॉलिटी फॉर प्रीलिम्स के नाम से है वो शुरू करने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, इस सीरीज को शुरू करने का जो मुख्य उद्देश्य मेरे दिमाग में था वो ये था कि इंडियन पॉलिटी जो है इसका वेटेज एग्ज़ाम्स में काफ़ी बढ़ गया है। अगर यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी के जो क्वेश्चंस हैं वो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं और स्टेट सर्विसेज में क्वेश्चन कुछ फैक्ट बेस्ड भी होते हैं। तो एक ऐसी सीरीज़ की ज़रूरत है जो कि आपको कॉन्सेप्ट प्लस आपको थोड़े से फैक्ट्स इनके ऊपर थोड़ा सा कुछ मटेरियल दे सके। इसलिए मैंने इस सीरीज़ की शुरुआत की है। इस सीरीज़ की शुरुआत करने में मेरे अनुभव का मुख्य रूप से योगदान रहा है। इसको मैंने अपने अनुभव की वजह से ही शुरू किया है। तो और ये मुख्य रूप से एक जो नया बिगनर होगा, एक जो नया शुरुआत करने वाला बंदा है, उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो देखते हैं आगे क्या है इसमें। एक अगर किसी को शुरुआत करनी है, उसने पॉलिटी को आज तक नहीं पढ़ा है, तो सबसे पहले उसको एनसीईआरटीज़ से शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर आपके पास एनसीईआरटीज़ बुक्स हैं तो आप देखेंगे कि उसमें जो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड बुक्स हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगी पॉलिटी की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए। शुरू में आपको वो बुक्स पढ़नी पड़ेंगी जिनमें आपको सोसाइटी और इंडियन लेजिस्लेचर और इंडियन पॉलिटी के बारे में थोड़ा सा जानकारी मिलेगा। इसके बाद आपको एक रेफरेंस बुक, जैसे कि मैंने इंडियन पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत का प्रयोग किया, वैसे ही कोई एक रेफरेंस बुक लेनी पड़ेगी जो कि आसान भाषा में हो। जरूरी नहीं कि काफ़ी कठिन तरीके से लिखी गई बुक्स ही आपको अच्छे मार्क्स दिला सकती हैं। यूपीएससी चाहता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, स्टेट सर्विसेज चाहते हैं कि आपकी पॉलिटी की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। इसलिए अगर कोई भी किताब जो कि आसान भाषा में लिखी है, जो आपको समझ में आ रही है और टॉपिक्स को प्रॉपरली कवर करती है, तो वो बुक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है। और जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है इस पूरी तैयारी में वो ये है कि कोई भी इवेंट अगर हो रही है, करंट इवेंट अगर न्यूज़पेपर में आ रही है, तो आप उसको किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न या पॉलिटी के साथ लिंक कर पाते हैं। तभी आपका वो नॉलेज जो पॉलिटी के बुक्स या कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न्स पढ़ने से आता है और जो आपका करंट अफेयर्स के साथ अगर उसका अच्छा समन्वय हो जाता है, एक अच्छी सिंथेसिस हो जाती है, तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस फाउंडेशन तैयार करते हैं आपके ऑब्जेक्टिव्स को राइटली टिक करने के लिए प्रीलिम्स में, प्लस मेंस में आप उनके द्वारा एक अच्छा आंसर तैयार कर सकते हैं। तो इन चार चीज़ों पे मुख्य रूप से ध्यान देना होगा एक बिगनर को। और उसके बाद ये एक लंबा प्रोसेस है, कम से कम इसमें 6 महीने से 8 महीने का समय जाता है एक अच्छी पॉलिटी और एक अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन की अंडरस्टैंडिंग के लिए। उतना समय आपको देना पड़ेगा। आइए शुरुआत करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, संविधान क्या है। संविधान किसी भी, मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में ही करूँगा, कुछ भी डेफिनेशन नहीं, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं, कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे। संविधान क्या है, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप ये जान लीजिए, बेसिक लॉ ऑफ द लैंड है। ये मूल कानून है, मूल नियम किसी भी देश का है और सर्वोपरि है। ये सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, सर्वोच्च कानून है देश का। यानी कि अगर कोई और एक्ट, बिल, कोई पॉलिसी बनती है किसी भी देश में, वो उस देश के कानून के बाहर जा कर के नहीं बन सकती, वो उस देश के कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर जा कर के नहीं बनाई जा सकती। ठीक है। तो ये हो गया। फिर एक बहुत महत्वपूर्ण है, ये एक बाहर की बाउंड्री तैयार कर देता है, डिफाइंस द फ्रेमवर्क, outer framework in which all the principal policies, powers and duties will be governed। कैसे कोई कानून बनाना है, कोई विधेयक लाना है, कोई पॉलिसी लानी है, संविधान के बाहर वो नहीं हो सकती।
ठीक है, तो ये है संविधान जो आपकी बाउंड्रीज को सेट कर देता है। संविधान एक तरीका बना देता है देश में कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का क्षेत्र क्या होगा, सरकार का नागरिकों के प्रति क्या कर्तव्य होगा, नागरिकों के क्या अधिकार होंगे। ये सब इसलिए समुचित तरीके से चल पा रहा है क्योंकि देश में संविधान होता है। संविधान बहुत ज़रूरी है, मूल कह सकते हैं मूल कानून है देश का, बेसिक लॉ ऑफ द लैंड है, फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है, एज वेल एज इट इज़ सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। ओके, ये बहुत ही सरल और बहुत ही सुगम्य एक परिभाषा है, डेफिनेशन है जिसको मैंने आपके लिए तैयार किया है। जल्दी से देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। 395 तक आर्टिकल हैं, 1 से लेकर 395 तक आर्टिकल है, जिसमें बीच में कुछ रिपील किए जा चुके हैं। रिपील किए जा चुके हैं मतलब बीच में कुछ हटाए जा चुके हैं अलग अलग अमेंडमेंट्स के द्वारा, वो हम बाद में पढ़ेंगे। इनको 22 भागों में डिवाइड किया गया है, इनको 12 शेड्यूल्स में भी रखा गया है। और भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशन की एक विशेषता है वो ये है कि ये विश्व का सब सार्वभौमिक अगर कोई कंट्री होगी, सॉवरेन कंट्री, तो उसमें ये सबसे लंबा लिखित संविधान है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी सॉवरेन कंट्री इन द वर्ल्ड। नो कंट्री ऑफ द वर्ल्ड हैज़ गॉट more lengthier constitution than India. India's constitution is the lengthiest written constitution of the world. This makes India's constitution different from all other constitutions of the countries of the world. Then preamble assumes very important as far as UPSC is concerned. Preamble का बहुत महत्वपूर्ण है, प्रियम्बल का बहुत ज़्यादा महत्व है। प्रियम्बल, लोगों की ये कहना रहता है, ओपिनियन रहती है कि प्रियम्बल याद नहीं हो रहा है। आपको याद करना पड़ेगा। यूपीएससी केवल और केवल समझ के ऊपर नहीं है, कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें आपको सिस्टमेटिकली याद करनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं कि आपको बस याद करना है, मैकेनाइज नहीं करना है पूरे प्रोसेस को, आपको सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज करना है चीज़ों को, ताकि आपके पास एक के बाद एक आपको याद आता रहे। सोवरेन कैसे है, सोशलिस्ट कैसे है, सेकुलर कैसे है, डेमोक्रेटिक कैसे है, रिपब्लिक कैसे है। अगर इन 5 शब्दों को आप सही से याद कर सकते हैं, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, और जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। क्योंकि जस्टिस जब, और ये जस्टिस जो है, ये जब आप यहाँ पे जस्टिस कहते हैं तो ये आपके जो मेंस के एग्ज़ाम्स में जो पेपर्स आते हैं ना, उसमें भी जस्टिस को इस तरीके से आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जस्टिस को सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल तरीके से बोला गया, इसलिए जस्टिस को केवल इकोनॉमिक जस्टिस ना समझा जाए, ये सोशल जस्टिस है। सोशल इक्वलिटी होनी चाहिए, सोशल इक्विटी होनी चाहिए। इकोनॉमिक जस्टिस मतलब डिस्पैरिटी नहीं होनी चाहिए वेल्थ में। पॉलिटिकल जस्टिस मतलब सबके पास वोट देने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके की अगर बातें आप आगे इसको लिंक कर पाते हैं तो आपको प्रियम्बल याद करना बहुत आसान हो जाएगा। फिर लिबर्टी, अब लिबर्टी जो है वो स्वतंत्रता है अगर, तो वो कैसे है? स्वतंत्रता सोचने की, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। सोचने की, एक्सप्रेस करने की, किसी चीज़ में अपनी आस्था रखने की, विश्वास और आस्था रखने की, और पूजा करने का। इक्वालिटी क्या है? इक्वालिटी स्टेटस की है और अपॉर्चुनिटी की है। ऐसा नहीं कि कोई बड़ा आदमी है तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन दूसरे तरीके से काम करेगा, छोटे के लिए दूसरे तरीके से, दोनों के लिए बराबर तरीके से काम करेगा। और प्रमोट क्या हो रहा है इन सब चीज़ों से? एक फ्रैटर्निटी प्रमोट हो रही है, एक ब्रदरहुड प्रमोट हो रहा है, जिसमें कि एक इंडिविजुअल की डिग्निटी, यूनिटी, इंडिविजुअल की डिग्निटी है और देश में यूनिटी और इंटीग्रिटी है। ये है थीम, ये है एक टॉर्च जिसके द्वारा हम कॉन्स्टिट्यूशन पे प्रकाश डाल सकते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया गया था। और ये 26 नवंबर 1949 को हम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इसको हम अपने आप को दे रहे हैं, ऐसा कह के ये प्रियम्बल बनाया गया।
इसके बाद हम ये देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि बुक्स में इस तरीके से पार्ट्स में नहीं डिवाइड करते हैं। बुक्स में जनरली वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से पूरे सिलेबस को उन्होंने डिवाइड कर दिया है, पर यूपीएससी में और स्टेट, खासकर से स्टेट की सर्विसेज के जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें ये क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाने लगे हैं। कैसे? फंडामेंटल राइट किस पार्ट में है। अब आपको अगर पार्ट 3 याद है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो वहाँ पे पार्ट 1 भी, पार्ट 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, सब एक जैसा लगेगा। तो यहाँ पे आपकी समझ नहीं, यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा। तो पार्ट 1 में जो है वो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है। सबसे पहले देश को डिफाइन कर दिया, उसकी टेरिटरी को डिफाइन कर दिया, ये है यूनियन, ये है इसकी टेरिटरी। दूसरे नंबर पे, अच्छा टेरिटरी हो गया, तो दूसरे नंबर पे पार्ट 2 में ये लोग हैं और इनकी सिटीजनशिप ऐसे होगी। अच्छा, लोग आ गए तो अब उनके कुछ राइट्स होंगे, तो पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स डाल दिए। अच्छा, तो फंडामेंटल राइट्स डाल दिए तो स्टेट को कुछ रूल बनाने के लिए कुछ गाइडेंस चाहिए, तो उनको कैसे गाइड करेंगे, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डाला पार्ट 4 में। पार्ट 5 में फिर ये सब होने के बाद आपको केवल राइट्स नहीं एंजॉय करने हैं, ड्यूटीज़ भी हैं आपकी। तो पार्ट 4 में, पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ डाल दिया। पार्ट 5 में फिर यूनियन किस तरह है वो डाला। पार्ट 6 में स्टेट। सिमिलरली ये पूरा यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो ये पार्ट 10 टू 22 तक ये जाता है पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट। तो इसमें से कुछ कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मतलब ये डायरेक्टली पूछ लेते हैं ये किस पार्ट से है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो ये पूछ सकते हैं कि इमरजेंसी प्रोविज़न किस पार्ट का है, वो ये पूछ सकते हैं। ये जो कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है पार्ट 18 इमरजेंसी प्रोविज़न, ठीक है। फिर जैसे कि ये पूछा जा सकता है कि भाई रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, ये पार्ट 11। तो आप एक बार इसको याद करने की कोशिश करिए। मैंने तो कई बार जो एग्ज़ाम दिए हैं उनमें क्या कहते हैं, ये फंडामेंटल राइट किस पार्ट में है ये बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। कोऑपरेटिव सोसाइटी किस पार्ट में है ये पूछा जा रहा है। पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़, यूनियन टेरिटरीज़ किस पार्ट में है। तो अगर आप एक बार याद कर लेंगे, मैं मानता हूँ कि इसमें थोड़ा टाइम जाएगा पर आपको याद करना पड़ेगा। एक बार अगर आपने याद कर लिया तो भले ये कहीं पे आए ना आए, आपके जो बाकी कोई और क्वेश्चंस होंगे उनके ऑप्शंस को टिक करने में काफ़ी मदद करने वाला है। फिर ये शेड्यूल्स हैं, कितने शेड्यूल्स हैं? 12 शेड्यूल हैं। कितने पार्ट हैं? 22 पार्ट हैं। शेड्यूल कितने हैं? 12 हैं। इसमें से भी इम्पॉर्टेंट शेड्यूल्स पूछ लेते हैं। मुझसे कई बार ये पूछा गया कि ऑफिशियल लैंग्वेज कहाँ पे है, किस शेड्यूल में है। तो ऑफिशियल लैंग्वेज 8th शेड्यूल में है। आप जब नोटिफिकेशन पढ़ेंगे यूपीएससी का या तो उसमें भी लिखा रहता है लैंग्वेजेस ऑफ लैंग्वेजेस मेंशन्ड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो 8th शेड्यूल, फिर वो इसी पे क्वेश्चन बना देते हैं, फिर हमें याद नहीं रहता 8 में है कि 7th में है कि 6 में है। तो कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट शेड्यूल्स हैं आप उनको याद कर लीजिए। पंचायती राज किस में है? 11th शेड्यूल में है। म्यूनिसिपैलिटीज़ किस में है? 12th शेड्यूल में है। अब आपको याद रखना है पंचायती राज रूरल बॉडीज़ हैं, म्यूनिसिपैलिटीज़ अर्बन बॉडीज़ हैं। 11th में पहले पंचायती राज की बात की गई है, 12th शेड्यूल में म्यूनिसिपैलिटीज़ की बात की गई है। तो आप इसको आप आधे घंटे दे दें, आधे घंटे शेड्यूल्स को दे दें, आधे घंटे पार्ट्स को दे दें। आप इसको देखें, बार बार देखें, बार बार याद करें। कोई भी चीज़ अगर पढ़ रहे हैं तो बार बार जाएं, उसको रिवाइज करें। आप कोई भी चीज़, कोई अमेंडमेंट पढ़ रहे हैं पंचायती राज से तो एक बार आप देख लें कि वहाँ पंचायती राज किस में आ रहा है। अच्छा, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन शेड्यूल 11th में आ रहा है। तो अब अगर 11th में आ रहे हैं तो ओके, पार्ट्स में कहाँ पे आएंगे? पार्ट्स में आएंगे पार्ट 9th।
एंड शेड्यूल में कहाँ आएंगे इससे रिलेटेड? शेड्यूल में आएंगे पार्ट 11th। सिमिलरली म्यूनिसिपैलिटीज़ यहाँ पे 12th शेड्यूल में है, और अगर पार्ट देखा जाए तो पार्ट 9A। ठीक है, तो आप धीरे धीरे करके याद करना चाहिए, स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लीजिए। आप केवल आज फंडामेंटल ड्यूटीज़ तक याद कीजिए, कल आप उसमें एक और बढ़ाइए लिस्ट में, पार्ट 5 यूनियन है। 2 दिन बाद आप इसको 10 तक पहुंचाइए, 2-3 दिन में। एक तरफ से आप याद करते 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 वो करते जाएंगे। अब जैसे मैंने लिंक कर दिया आपको कि यूपीएससी का जो नोटिफिकेशन आता है उसमें लिखा रहता है शेड्यूल 8 में जो लैंग्वेजेस हैं, तो शेड्यूल 8 में लैंग्वेज अब मुझे हमेशा याद रहेगी। ऐसे ही आप अगर पंचायत का आपने लिंक कर दिया कि पंचायत जो है पार्ट 9th में है, और वहाँ पर जा करके पार्ट 11th में है पंचायती राज, सॉरी शेड्यूल 11 में है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। सिमिलरली आपको धीरे धीरे ये भी देखना पड़ेगा कि इसके जो ये हैं आर्टिकल्स वो कैसे हैं। जैसे फर्स्ट शेड्यूल का आर्टिकल 1 to 4 है, और फर्स्ट शेड्यूल का जो पार्ट 1 है वो भी 1 to 4 है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो पार्ट 4 तक इन्होंने टेरिटरी डिफाइन की है, पार्ट 5 से इन्होंने सिटीजनशिप डिफाइन करना शुरू कर दिया है। तो उसके कमेंसुरेट ये जो यहाँ पे आपका ये देखिए शेड्यूल है, वो क्या है? शेड्यूल है इनका सेकंड शेड्यूल में इन्होंने क्या कहा है? सैलरीज ऑफिस जजेस कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ये शेड्यूल सेकंड में इन्होंने कर दिया है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें आप अगर याद कर लेते हैं, जैसे कि फर्स्ट शेड्यूल ये हो गया, फोर्थ शेड्यूल में ये है कि सीट्स कैसे एलोकेट होंगी राज्यसभा की, तो ये इसका बंटवारा फोर्थ शेड्यूल में दिया हुआ है। और फिर एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइबल एरिया, ये 5th में रहता है। शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ये जो है 5th शेड्यूल की बात है। ठीक है, इसमें राष्ट्रपति का काफ़ी कुछ पावर्स आ जाती हैं इसमें। तो इस तरीके से करते रहेंगे तो ये काफ़ी अच्छी एक सीरीज़ बन जाएगी। आज मैंने एक बेसिक आउटलाइन केवल बताया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने फीडबैक इसमें डालें। मैं इन सारी चीज़ों को और अच्छा बनाने की कोशिश करता हूं। प्लस मैं नेक्स्ट लेक्चर में जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, और इंडिया का जो स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो फेडरल है या वो यूनिटरी है, उसके क्या वो हैं, उसको कवर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आज की पूरे डिस्कशन में एक चीज़ बताना मैं आपसे भूल रहा हूँ, वो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। ये जो हमने प्रियम्बल की बात की ना, तो प्रियम्बल को क्या बदला जा सकता है या नहीं बदला जा सकता है? मतलब आपने एक बार प्रियम्बल बना दिया, फिर क्या उसमें कुछ और उसमें हेर फेर कर सकते हैं? हाँ, तो ये आप हेर फेर कर सकते हैं। और इसमें जो वर्ड्स डाले गए हैं, ठीक है, इसमें कुछ हेर फेर किया गया है। और केशव नंदा एंड भारती का जो केस था, केशव नंद भारती का जो केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये मुख्य रूप से कह दिया है कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। इससे पहले उन्होंने बोला था कि प्रियम्बल हिस्सा नहीं है, लेकिन बाद में उन्होंने करेक्ट करते हुए बोल दिया कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। और ये पार्लियामेंट की जो आर्टिकल 368 में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की जो पावर होती है, उसी के अंतर्गत इसको बदला जा सकता है। एक ही कंडीशन है कि वो बेसिक स्ट्रक्चर में कोई छेड़खानी ना करें, और बेसिक स्ट्रक्चर को उन्होंने कुछ अपने हिसाब से डिफ़ाइन किया है, और वो केवल एक्सक्लूसिव लिस्ट नहीं है कि जो उन्होंने डिफ़ाइन कर दिया बस इतने ही बेसिक स्ट्रक्चर हैं। वो सुप्रीम कोर्ट और उनको भी और लंबा कर सकता है। तो मैं इस सीरीज़ को आगे भी कंटिन्यू रखूँगा। होप ये आप आज का वीडियो ये आपके लिए सार्थक होगा, आपको अच्छा लगेगा। और आपके सुझाव, अगर आप फीडबैक देंगे, मुझे अच्छा लगा, आई लाइक इट, यू कैन कंटिन्यू, तो मैं कंटिन्यू करूँगा। और मैं हर हफ्ते एक वीडियो लॉन्च करूँगा, और ऐसा करते करते मार्च या अप्रैल तक हम बहुत हद तक पॉलिटी का पोर्शन कवर कर ले जाएंगे। बट आप केवल इस वीडियो पे मत डिपेंडेंट रहिए, आप इसके साथ साथ बुक्स और आपके जो नोट्स हैं उनको बनाते चलिए, पढ़ते चलिए। ये एक सप्लीमेंट्री की तरह आपको मदद करेगा। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।